हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे कल हम? लोकगीत कितने पढ़ लिए? 2 पढ़े। चल आगे देखते हैं, लो है ना। बताओ, देख गांधी जी क्या कहते हैं लोकगीतों के बारे में? जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार। टैगोर क्या कहते हैं उनके बारे में? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाली एक कला है। और देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं? राजस्थान के लोकगीत कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? कौन कौन से? जन सामान्य के लोकगीत कितने भागों में बांटे जा सकते? 5। पहले कौन से? संस्कार, बच्चे के जन्म पे, दूल्हा दुल्हन के गीत, और मम्मी जी की तरफ से गिफ्ट है, मायराया बात, महिलाएं बारात का डेरा देखने जाए, जला, और वो अंगूठी वाला गेम खेले। कौन सा जाएगा? जुआ। दूसरे कौन से पढ़े थे? ऋतु ऋतु संबंधित लोकगीत। कोई बरसात में गाए तो चौमासा, गर्मियों में गाए तो, सर्दियों में गाए तो भादवियों में गाए तो कजड़ी। कौन से? कजड़ी। और सावन में गाए तो ये पढ़े। चलो आगे देखते हैं। तीसरा लिखो, इसमें सील मतलब धार्मिक। 5 प्रकार के ना, 2 पढ़े हमने। लिखो धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स। धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स। लिखो धार्मिक लोकगीत। सबसे पहले कौन से लिखे आपने? पढ़े हमने, किसान खेतों में हल चलाते समय जो गीत गाते हैं कौन से? तेजा। दूसरे पढ़े हमने, कैला देवी के भक्तों के गीत कौन से हैं? लांगुरिया। तीसरे कौन से पढ़े हमने? वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों के गीत, हवेली। चौथे कौन से? देवी देवताओं के गीतों को क्या कहा जाता है? लाउन। लिखो आगे, देवी देवताओं के गीत, सॉन्ग्स ऑफ फोक गॉड एंड गॉडेस। सॉन्ग्स ऑफ फोक गॉड एंड गॉडेस, लोक देवी देवताओं के गीत। अगला कौन सा है? चिरजा। बेसिकली देवियों की जो आरतियां होती है ना, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स जो होती है, उनको क्या बोलते हैं? चिरजा। करणी माता की चिरजा, जीण माता की चिरजा, ऐसे चिरजाएं होती है। लिखो देवियों की प्रार्थनाएं, प्रेयर्स ऑफ गॉडेस। देवियों की प्रार्थनाएं, प्रेयर्स ऑफ गॉडेस। अगला कौन सा? हरजस। बेसिकली किसी की डेथ हो जाती है ना, तो रात को जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरजस, है ना। 12 दिन तक चलते रहते हैं। निर्गुण भक्ति के गीत है। कैसे गीत है? लिख लो, निर्गुण भक्ति गीत, निर्गुण भक्ति सॉन्ग्स। ज्यादातर वैसे गीत मिलेंगे जिनमें वह संसार में मोह माया नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का शरीर एक कच्चे घड़े के समान है। जैसे कच्चे घड़े का पानी एक दिन निकल जाता है, वैसे मनुष्य का शरीर भी एक दिन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दुनिया की वस्तुओं में अधिक लगाव वगैरह रखना नहीं है। यदि भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है तो उसका अच्छे कर्म किए जाने चाहिए, बुरे कर्म करने देख लो, एक दिन तो व्यक्ति को मरना ही। इस प्रकार की भली भली बातें जिन गीतों में की जाती है, गीत कौन से? हरजस। मान खरो लाओ लीजिए मिले न बारंबार, मान खरो लाओ लीजिए मिले न बारंबार। मनुष्यता का आनंद उठाना क्योंकि बार बार मिलता। अगले गीत लिखो, त्योहार संबंधित, त्योहार संबंधित लोकगीत, फेस्टिवल रिलेटेड फोक सॉन्ग्स।
त्योहार संबंधित लोकगीत, फेस्टिवल रिलेटेड फोक सॉन्ग्स। पहला कौन सा बताओ देखिए, धमाल या रसिया, कौन सा गीत है, धमाल है। होली पे पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं धमाल और पूर्वी राजस्थान में रसिया। पश्चिमी राजस्थान में तो धमाल, पूर्वी राजस्थान में, लिख लो आगे, लिख लो होली, बाकी चीजें समझ में आई जाएगी वैसे। गिंदड़ नृत्य होता है, हम गीत पढ़ रहे हैं, नृत्य पढ़ रहे हैं। अभी मेरी पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूं। आगे लिखो, अगला गीत कौन सा है, हीड़, लिखो दीपावली। अभी केवल गीत सुनो, नाच के बाद में दिखाऊंगा। दीपावली, तो हीड़ कब गाए जाते हैं, दीपावली। हरिणी और घड़ियों भी दीपावली के गीत है, मेवाड़ में गाए जाते हैं। कहां पे, लिख लो, हरिणी और घड़ियों का आगे लिखो, मेवाड़ में दीपावली पर, इन मेवाड़ ऑन दीपावली, इन मेवाड़ ऑन दीपावली, मेवाड़ में दीपावली पर। बाकी गीतों के नाम वैसे ही हैं, तीज के गीत तीज और गणगौर के गीत गणगौर। एक बात हमने पढ़ ली थी कि सबसे अधिक गीत यदि किसी त्योहार पर है तो कौन से पे, गणगौर, पढ़ाई थी क्या, लिखवाई थी बात। चलो अब ये चार देखो प्रकार वे, कि कोई संस्कार का गीत हो सकता है, धार्मिक गीत हो सकता है, सीजन का गीत हो सकता है, फेस्टिवल का हो सकता है, जन सामान्य के, पर जन सामान्य तो इनके अलावा भी तो गा सकता है। कि जन सामान्य तो ये भी गया, हमारे छेल भंवर को कंग सियो पिणियारियां ले गई रहे, तो कंगे कंगे पे गया। हमारे 1.25 लाख की लूम गम गई इंडोनी, इंडोनी, इंडोनी समझते हो, महिलाएं पानी लेने के लिए जाती तो वो इंडी लगाती, सूमली इंडी जिसको बोलते, हमने तो उसमें गीत गाया। तो अब गाया तो चराऊं थी मैं गोरबंद गुंथियो, भैंसा तो चराऊं थी मैं पोयो पोयो राज। गोरबंद ऊंट के गले में डालने का एक आभूषण होता है, हमने तो उसमें भी गीत गाया। अब क्या ये जो गीत है, पिणियारी है, हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाता थारी रह जासी, ये गीत क्या संस्कार का गीत है? क्या ये गीत कोई त्योहार पे गाया जाता है? क्या ये गीत किसी देवता के गाओगे? क्या ये गीत किसी सीजन में गाया जाएगा? इसका मतलब इनके अलावा भी जन सामान्य गीत तो गाता है, उन सबको हमने एक में ही लिख दिया। फिर लिख दो विविध, विविध लोकगीत, मिसलेनियस फोक सॉन्ग्स, जो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, विविध लोकगीत, मिसलेनियस फोक सॉन्ग्स। जैसे अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूं। कांगचियो, मारे छेल भंवर को कंगसियो पिणियारियां ले गई रे। इंडोनी, 1.25 लाख री लूम गम गई इंडोनी। पणिहारी, गोरबंद, कौन कौन से बताओ देखे, कांगचियो, इंडोनी, पणियारी, गोरबंद के आगे लिख लो ऊंट के गले का आभूषण, कैमल्स नेक ऑर्नामेंट, ऊंट के गले का आभूषण, कैमल्स नेक ऑर्नामेंट। अब कंगे पे गीत है तो ये तो श्रृंगार का गीत ही हो गया, ये तो है नहीं कोई त्योहार का गीत है या संस्कार का गीत है। और कंगे वाले गीत भी तब गाते थे जब कंगे यूज में आते थे, तब मनुष्य के बाल थे। पापा की उम्र के सारे लोग जेब में कंगा रखते थे, फैशन थी वो, छोटे वाला कंगा रखना जेब में, सबके संग जेब में कंगा रखते। कहीं जाना होता जिस घर में पहुंचने वाले से 2 मिनट पहले बाल वाल बना कर एकदम यूं स्टाइलिश हुआ करते। अब नए तो बचे बाल है, नया बच्चा खत्म हो गया। इंडोनी पहले काम आती भाई साहब, जब महिलाएं पानी के मटके लेने के लिए बाहर जाती तब महिलाएं सिर पे रख के लाएगी तो सिर पे बोझ लगेगा, इसलिए बीच में क्या लगाते, इंडोनी। अब पानी बाहर लाना भी इतना ज्यादा नहीं है, नहीं है तो बाद में इंडोनी भी धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त।
वरना पहले घरों में इंडोनी बनाना भी अपने आप में एक टास्क था कि इंडोनी आप बना करते थे। अब वो पानी भी समाप्त हो गया। अब पहली बात तो इतनी दूर से जाना नहीं पड़ता, घरों में नल आ गए। गांव के अंदर जाना भी पड़ता है, इतना दूर नहीं जाना पड़ता, थोड़ा नजदीक से लाना पड़ता है। उसमें ट्रैक्टर वगैरह आ गए तो टंकी से डलवा लिया, घर में कुंड खुदवा लिए, 100 प्रकार के साधन हो गए। पहले साधन थे नहीं, गांव में वो एक ही कुंड हुआ करता था, सब जाते, पुरुष भी पानी लेने जाते, महिलाएं भी जाती। पर एक बड़ा अंतर था, पुरुष पानी लेने जाते पर इंडोने नहीं लगाते। अच्छा, आप कभी नहीं देखोगे कि पुरुष पानी ला रहा था सिर पे मटका रखा। पुरुष कहां पे रखता? कंधे पे। महिलाएं हमेशा सर पे। अब ये कि पता नहीं क्यों, इसलिए शायद पुरुषों के लिए कहते होंगे कंधे मजबूत करो उनके, ये मटका लाना पड़ेगा इनको। मैं छोटा था, नाइन्थ क्लास में पढ़ता था, तो हमारे गांव में एक फौजी साहब थे, सिख थे, फौजी थे, तो बाहर पढ़ने के लिए आ गया था। तो पर जब भी गांव जाता तो जो भी गांव में मिलते उन सबसे नमस्ते करना, राम राम करना, छोटे बच्चे थे तभी हुआ ही करता था। तो एक दिन मैं सुबह उठा, संडे का दिन था, तो थोड़ा लेट उठाऊंगा, 7-8 बजे उठाऊंगा, वरना गांव में 6 बजे उठ जाते हैं, सारे उठ आ जाते हैं। तो मैं उठा, तब बाहर आवाजें आ रही थी, बाहर से पापा बोल रहे हैं, उनके साथ कोई और बोल रहे हैं। मैंने मम्मी को पूछा कि बाहर कौन? तो मम्मी ने कहा फौजी साहब है। थोड़े ही लोग थे गांव में, सब एक दूसरे को जाना भी करते थे, और तू भी बाहर जाके नमस्ते करके आ जा। तो उनकी एज थी काफी, 60 साल के आसपास थे। तो मैं बाहर गया, मैं जाके उनको, मैं सत श्री अकाल, सिख थे तो सत श्री अकाल बोलते ही थे कि सत श्री अकाल। उन्होंने कहा सत श्री अकाल मुंडिया, सत श्री अकाल, इधर आ, की कर रहा है तू? तो पंजाबी में मेरे इधर पूछा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो रिजल्ट क्या रहा पिछली बार, कौन सी स्कूल में है, इस बार तेरी पढ़ाई कैसे, यूं करके उन्होंने मेरे यहाँ हाथ रख रखा था, यूं करे शाबाश शाबाश। फिर यूं देखते देखते यूं करके यूं कहा, तेरे अजय टाकर नहीं पई। टाकर मतलब होता खड्डा, टाकर मतलब खड्डा। तेरे अजय टाकर नहीं पई मतलब यहाँ पर खड्डा नहीं हुआ। ना फौज साहब कैसे? कि पैर तू तोड़े नहीं लाऊंगा। तोड़े मतलब मटका, मटके को पंजाबी में बोलते हैं तोड़ा। तू तोड़े नहीं लाऊंगा मतलब तू मटका नहीं लाता पानी का भर के? ना ना, हमारे तो पीछे कुंड है तो क्यों लाऊंगा, कोई नहीं लाता, हमारे तो ये कुंड से ही भर लेते हैं। तो कहा फिर तेरा ब्याह नहीं होना। क्यों बोलता? जो लड़की वाले जब देखने के लिए आते हैं, लड़के के यहां देखते हैं कि यदि उसके खड्डे हो रखे हैं, इसका मतलब ये पानी लाता है, काम करने वाला है, तो कम से कम अपनी बेटी प्यासी तो मरेगी। और यदि ये पानी नहीं लाता है लड़की को तो क्या मार देगा? प्यासी मार देगा। फिर तेरा ब्याह नहीं होना। अपना कई दिन तक हुआ भी नहीं तो अपने को लगा टाकर टाकर करनी ही पड़ेगी वरना पार पड़ेगी। तो अब खत्म हो गई जी, इंडोनिया नहीं बची। अगले लिखो दूसरे, व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। तो लड़कों तुम थोड़ा पानी वानी लाओ ताकि ब्याह जल्दी हो तुम्हारे, टाकर पड़नी जरूरी है। कहां से लेके? आस पास देखो, एक मटका लाओ कहीं से भर भर के, यहां से बाहर से भर के लेके जाया करो अपने। तुम ये यहाँ से कैंपर वैम्पर नहीं भर के लेके जाते क्या पानी के लिए? बोतलें बोतलें। हाँ, ये भी हम बीकानेर 11th क्लास में पढ़ने के लिए आए थे, पास में हॉस्पिटल था, उनके वाटर कलर लगा हुआ था। तो शाम को खाना खाने के बाद हम जीते, रूममेट्स आसपास वाले जीते थे, सबका काम था बोतलें ले लेंगे, ठंडा पानी लाएंगे वहां से। तो अगला कौन सा है? व्यवसाय। अच्छा, नाम से पता चलता है कि कुछ ऐसे गीत जो लोगों के लिए व्यवसाय का साधन बन गए। किसका साधन बन गए? इसका मतलब है कुछ जातियां या कुछ समाज या कोई कम्युनिटी ऐसी रही होगी जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गीत गाए हैं और उन गीतों के माध्यम से उन्होंने पैसे कमाए। यही रहा होगा। अच्छा, उस समय राजाओं का राज रहा था तो उनको पैसे भी किसने दिए होंगे? राजाओं ने। तो उन गीतों में राजाओं की प्रशंसा होगी, आलोचना होगी। तो कुछ जातियां जिन्होंने संगीत को अपना व्यवसाय बना लिया था, उनके द्वारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी गीत गाए गए वो कौन से थे? उन जातियों को, उन समुदायों को, उन कम्युनिटीज को राजाओं ने प्रोटेक्शन दिया, इसलिए उन गीतों में किसकी प्रशंसा की गई? राजाओं। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी गाओगे तो कुछ स्टाइल भी डेवलप हो जाएगी, अलग अलग राग, ये इस राग के गाते हैं, ये इस राग के गाते हैं, ये हो सकता है सैड सॉन्ग गाते हो सकता है हैप्पी सॉन्ग गाते हो कोई ना कोई। तो उन्होंने कई रागों का विकास किया। किसका विकास किया? लिखो थोड़ा फिर पढ़ते हैं। राजस्थान की कुछ जातियों तथा जनजातियों ने, सम कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कुछ जातियों तथा जनजातियों ने, सम कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कुछ जातियों तथा जनजातियों ने, सम कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया था, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया था, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया था, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। लाइन चेंज करके लिखो।
राजाओं ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, किंग्स प्रोटेक्टेड देम। राजाओं ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, किंग्स प्रोटेक्टेड देम। इन गीतों में राजाओं की प्रशंसा की गई है, किंग्स आर प्रेज्ड इन दीज सॉन्ग्स। इन गीतों में राजाओं की प्रशंसा की गई है, किंग्स आर प्रेज्ड इन दीज सॉन्ग्स। सिंपल सी बात है, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ। इन गीतों में राजाओं की प्रशंसा की गई है, किंग्स आर प्रेज्ड इन दीज सॉन्ग्स। इन्होंने कई रागों का विकास किया था, दे डेवलप्ड मेनी राग्स। इन्होंने कई रागों का विकास किया था, दे डेवलप्ड मेनी राग्स। हमें दो चीज देखनी है, एक वे कौन सी जातियां और जनजातियां हैं जो इस प्रकार के गीत गाती थी, एक उन्होंने कौन कौन सी रागों का विकास किया था। पहले मैं वो समुदाय लिख रहा हूं, लिख लो समुदाय, कम्युनिटीज जिन्होंने गीतों को अपनाया, कम्युनिटी। बताओ कौन कौन सी कम्युनिटी है। ढोली, ढाडी, मिरासी, लंगा, मांगनियार, जोगी, ये सब वे जातियां हैं जिन्होंने संगीत को किस रूप में अपनाया, व्यवसाय। मतलब इनका आजीविका, इनका रोजगार का साधन ही क्या था, संगीत। अब जब आजीविका का साधन है तो पीढ़ी दर पीढ़ी किया, पीढ़ी दर पीढ़ी किया तो स्टाइल डेवलप हुई। वो जो स्टाइल डेवलप हुई उनको हम क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की राग। तो कौन कौन सी राग थी, लिख लो रागे, कि कौन कौन सी रागों का विकास किया इन्होंने। लिखो कौन कौन सी रागे, सिंधु, मारू, सोरठ। एक वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे पर यही लिख लो ताकि पढ़ें तो आगे सरलता रहे। लिख लो मांड, मांड पूरा अलग से देखेंगे हम। कौन कौन सी रागे बताओ, देखे सिंधु, मारू। ऊपर वाली दो रागे कौन कौन सी, सिंधु और मारू, युद्ध के टाइम गाने की राग थी। किस समय गाई जाती, लिख लो सिंधु और मारू के आगे लिखो युद्ध, युद्ध। आप कभी कोई कहानियां वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें हो सकता है ऐसा वर्णन हो कि सिंधु राग सुनते ही उसने अपनी तलवार उठा ली थी। सिंधु राग सुनते ही उसने अपनी, मतलब सिंधु राग का मतलब है कब गाई जाएगी, युद्ध। तो युद्ध में तो कोई योद्धा क्या उठाएगा, तलवार उठाएगा। उल्टा भी हो सकता है, सिंधु राग सुनते ही वह अपने कमरे में जाकर छिप गया था। कायर हो सकता है ना कोई, युद्ध का समाचार सुन के जाके छुप गया था। जैसे उसने मारू राग सुनी उसके रोम रोम खड़े हो गए थे, उत्तेजना आई उसके अंदर, गया रहे मुझे युद्ध के लिए जाना है, वो राजी हुआ उस चीज को लेके। और सोरठ और मांड जो है ये प्रेम की राग है, लिख लो प्रेम, वॉर और लव। गुजरात का वह इलाका जो हमारे टच करता है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र से वो शब्द बन गया सोरठ।
क्या बन गया? मांड बोलते थे जैसलमेर को। तो जैसलमेर में जो राग विकसित हुई मांड, सौराष्ट्र में जो विकसित हुई सोरठ। दोनों राग किसकी है? प्रेम की। किसकी है? प्रेम। अगला लिखो, रीजनल, क्षेत्रीय लोकगीत, रीजनल फोक सॉन्ग्स। देखो, इन लोकगीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। इन लोकगीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। इन लोकगीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ABC लिखते हैं। पहला लिखो, मरुस्थलीय लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ डेजर्ट एरिया। मरुस्थलीय लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ डेजर्ट एरिया। मरुस्थलीय लोकगीत। तो पहले तो ये कि हम मरुस्थल मानते किसको, कौन सा इलाका है जहां पर ये गीत गाए जाते हैं? तो बेसिकली मोटा मोटा अपने 4 जिले, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। लिखो क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र, एरिया। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब गीत लिख लो, गीत कौन कौन से? चिरमी, चिरमीरा डाला 4, वारी जाऊं चिरमी ने, चिरमी बाबो सारी लाडली। सुने होंगे गीत। पीपली, बाए चाल्या था भंवर जी, पीपली बा तो हो गई घेर घुमेर। केवड़ो, कांकड़ माथे केवड़ो और रतन राणो। मरुस्थल में पेड़ पौधे तो होते नहीं, तो सारे गीत पेड़ पौधों पे बना लिए। चिरमीर, पीपली, केवड़ो और पौधे हैं सारे। रतन राणो जो है ना, हमने बीच में एक जगह पढ़ी थी, अमरकोट पढ़ते हैं। तो रतन सिंह अमरकोट के राणा थे। 57 की क्रांति के टाइम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अंग्रेजों ने उनको बाद में फांसी लगा दी थी। तो वहां के लोगों ने अपने उस लोकल हीरो के प्रति, अपना जो वहां के जो युद्ध नायक थे उनके प्रति गीत गाए। रतन राणा एकर तो अमराणा घुड़लो फिर, हे रतन सिंह एक बार फिर तू हमारे लिए अमरकोट वापस आ जा। लिख लो, रतन राणा के आगे लिखो। राणा रतन सिंह अमरकोट के राजा थे। राणा रतन सिंह वॉज किंग ऑफ अमरकोट। राणा रतन सिंह अमरकोट के राजा थे। राणा रतन सिंह वॉज किंग ऑफ अमरकोट। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। ये कौन से गीतों के सारे? मरुस्थलीय। इसी का बी पार्ट देखो, पर्वतीय लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ हिली एरिया। पर्वतीय लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ हिली एरिया। और पहली बात तो हम पर्वतीय इलाका किसको मानते हैं? लिखो क्षेत्र। बड़े तौर पर हम दक्षिणी राजस्थान जो है, साउथ राजस्थान जो है, देखो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा।
अच्छा, ये जो पूरा इलाका है ना, इसमें जनजातियां रहती है। कौन रहती है? ट्राइबल रहती है। तो गीत भी कैसे हो गए? ट्राइबल गीत हो गए। अच्छा, ट्राइबल की एक विशेषता होती है, उनमें सामूहिकता का भाव होता है। कैसा? तो उनके गीत सामूहिक गीत है, मतलब मिलजुल के गाए हुए गीत है, अकेले गीत है। अच्छा, मिलजुल के भी किसके? महिला पुरुष दोनों, महिला पुरुष है। जबकि अपने जो बाकी गीत दिखेंगे ना, उनमें महिलाओं के गीत अलग हैं, पुरुषों के गीत। आप कभी नहीं देखोगे भाई ब्याह के गीत गा रहे हैं, 4 महिला और 5 पुरुष बैठेंगे, जय में एक साथ कर लिया जाए हैं। पुरुष अलग गा रहे हैं, महिलाएं अलग गा रही है। देखो, इन क्षेत्रों में, इन दीज एरियाज जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं। मोर ट्राइबल सॉन्ग्स आर संग। जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं, मोर ट्राइबल सॉन्ग्स आर संग। जनजातीय गीत अधिक गाए जाते हैं, मोर ट्राइबल सॉन्ग्स आर संग। ई की मात्रा बड़ी होगी, लाइन चेंज करके लिखो। इन गीतों में सामूहिकता दिखाई देती है। देयर इज कलेक्टिवनेस इन दीज सॉन्ग्स। इन गीतों में सामूहिकता दिखाई देती है। देयर इज कलेक्टिवनेस इन दीज सॉन्ग्स। सामूहिकता दिखाई दे, ऊ की मात्रा बड़ी। इन गीतों में सामूहिकता दिखाई देती है। देयर इज कलेक्टिवनेस इन दीज सॉन्ग्स। तुम्हें ऐसे यूं लिखने के बाद पता नहीं चलता क्या कि भाई ये तो नहीं पता सही आएगा गलत आएगा, पर ये गलत है जो मैंने लिख दिया, तो लगता है तो फिर उसको काटते क्यों नहीं? भाई जैसे मैं हूं कि भाई अंग्रेजी कभी इतनी नहीं पढ़ी, तो मैं जब स्पेलिंग लिखता हूं ना, तो मेरे को लगभग लगभग ये पता चल जाता है गलत लिख दी। सही क्या है ये तो नहीं पता, ई लगेगा, आई लगेगा, डबल ई लगाएंगे, पर उसको देख के मुझे, मैं हाथ चलाता हूं तो मुझे लगता है कि यार गड़बड़ तो कर दी। क्या गड़बड़ हुई है ये नहीं पता भाई। मेरे को चैल्कोलिथिक लिखना था, चैल्कोलिथम CHE आएगा, CHA आएगा, मेरा दिमाग कट 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 करता है कि यार कुछ ना कुछ गलत है। तो या तो मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ यार ई लगाऊं ए लगाऊं, पर पता चल रहा होता है। ये कहा ये हिंदी वाला, जब मैं कोई हिंदी में लगभग लगभग नहीं होता, पर फिर भी कहीं पर हो तो मेरे को लगता है कि हाँ यार गड़बड़ है, वो की मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी। तुम आराम से छोटी बड़ी कुछ ही लगा देते कि लगानी है, जो आडे कट सामने आए उस समय जो दिमाग में वो लगा देंगे। तो गलत सही होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां होती है, गलतियां कर करके हम सीखेंगे। कौन परफेक्ट हो सकता है, पर पता तो चलना चाहिए ना। और नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसके नीचे अंडरलाइन ही कर ली जाएगी, यार गलत है, अभी नहीं, मैं घर पे जाके चेक कर लूंगा, वापस देख लूंगा। तुम मस्त आदमी हो, ज्यादा यूं चिंता नहीं है तुम्हें किसी चीज की। बस चिंता तुम्हें एक है कि 3 मई को पेपर है ना? तो 3 मई को ही है क्या? कब है वो पेपर? 3 मई को है। डेट उसी दिन खाली है क्या? कैलेंडर तुम्हारा देखा हुआ ही है, मुख्यमंत्री जी ने तुम्हें फोन करके बताया भी था। लिखो, लिखो गीत। गीत कौन कौन से हैं? क्या क्या नाम बताओ देखे? लालर, माछर, बिछियो, पटेलिया, नावरी, अस्वारी, ऊंटारी, अस्वत। जनजातियों की गीत है। किस गीत है? और सबसे, यदि गीत कोई पूछे हुए क्वेश्चन तो सबसे अधिक यही जनजातीय गीत उन्होंने ऑब्जेक्टिव में सबसे अधिक पूछे। 3 कोई नाम लिखेंगे, लालर, माछर, बिछियो क्या है? ग्रासिया महिलाओं के नाक के आभूषण, बिलों द्वारा की जाने वाली खेती के 3 प्रकार, भैंस के होने वाले 3 रोग, और जनजातियों के 3 गीत या पर्वतीय क्षेत्र के 3 गीत। तो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र के 3 गीत। अगला लिखो, मैदानी लोकगीत।
फोक सॉन्ग्स ऑफ प्लेन एरिया, फोक सॉन्ग्स ऑफ प्लेन एरिया। क्षेत्र लिखो, ये जयपुर के आसपास वाला अपना जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। कौन कौन से बताओ देखे? जयपुर, अलवर, ये प्लेन, यही है प्लेन का इलाका तो अपना। अब यहाँ अलग गीतों के वैसे अलग अलग नाम तो नहीं लिखने, पर यहाँ जो ज्यादातर गीत गाए गए वो या तो है धार्मिक, कौन से, या है श्रृंगार। कौन कौन से लिख लो, गीत लिख लो, धार्मिक तथा श्रृंगार संबंधित गीत, रिलीजियस एंड श्रृंगार रिलेटेड सॉन्ग्स, धार्मिक तथा श्रृंगार संबंधित गीत, रिलीजियस एंड श्रृंगार रिलेटेड सॉन्ग्स। धार्मिक तथा श्रृंगार संबंधित गीत, रिलीजियस एंड श्रृंगार रिलेटेड सॉन्ग्स। अब आप और नोटिस करेंगे, आप, मैंने एक दिन पहले ही शायद बीच में बात की थी, आप जैसे जैसे जयपुर से भरतपुर की तरफ बढ़ेंगे, प्लेन का इलाका तो है पर राधा कृष्ण वाला ज्यादा आएगा इलाका, मथुरा पास में आने लगेगा, ब्रज पास में आने लगेगा, तो अपने आप धार्मिक गीत ज्यादा होंगे, राधा कृष्ण के गीत होंगे तो श्रृंगार। दूसरा, वे लोग जो मैदान के अंदर है, एक दिन हमने शायद पहले बात की थी, वे लोग जो मैदान के अंदर है वहां पे लड़ाई झगड़े कम है, जो मैदान है वहां पर लड़ाई झगड़े कम है। आप राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान के ज्यादातर लड़ाई झगड़े या तो पश्चिम में, क्योंकि उधर से बाहर से अटैक हो जाते, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी कोई आ रहा है तो उधर से आ रहा है, या लड़ाइयां मेवाड़ की तरफ ज्यादा है, कारण कि मालवा और गुजरात टच करते हैं तो मालवा गुजरात के हमले हो रहे हैं। इधर बीच वाला पोर्शन अपने ज्यादा हमले वगैरह हुए नहीं, तो युद्ध नहीं तो फिर प्रेम ही बचा, तो श्रृंगार के गीत ज्यादा होंगे, जो धार्मिक गीत और कौन से श्रृंगार। पर राजस्थान के जितने हिट गीत हैं वो सारे इसी इलाके के हैं। काली वो कूद पड़े मेला में, वो इसी इलाके का। पीली लुगड़ी के झाले शू रुकाई रे मेटाडोर, वो इसी इलाके का। कन्या मन्याकुर चला जोधपुर, बड़ा एक पुराना फेमस गीत हुआ था, वही है। भरतरी का मेला में मन नाच लेबा दे, वो इसी इलाके का है। तो सारे हिट जितने गीत है राजस्थानी के, वो कौन से इलाके के हैं? ढूंढाड़ी है, सारे जयपुर के आसपास के गीत है, ढूंढाड़ के गीत है सारे के सारे। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं हम मारवाड़ी गाने सुनते हैं, मारवाड़ी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। ना, तुम ढूंढाड़ी गाने सुनते हो और वही तुम्हें अच्छे लगते हैं। तुम जिस दिन मारवाड़ी सुन लोगे उस दिन समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है। वो जो समझ में आने वाले, वो जो मिला जुला एक, जो इसमें पूरे राजस्थान वाले गीत आप कोई कहीं से भी सुन सकते हो, वो सारे इसी इलाके के गीत है। तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से गीत ज्यादा? धार्मिक और, ये तो क्लासिफिकेशन है कि राजस्थान के लोकगीत कितने भागों में बांटा जा सकते हैं, कौन कौन प्रकार से हो सकते हैं। अब राजस्थान के मुख्य मुख्य कौन से गीत हैं, दो तीन लाइनें छोड़ के लिखो। राजस्थान के प्रमुख गीत, प्रोमिनेंट सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख गीत, प्रोमिनेंट सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। लिखो केसरिया बालम, कौन सा बताओ? देखो यह है राजस्थान का राज्य गीत है, इट इज स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान का राज्य गीत है, इट इज स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। अभी मैंने ऊपर देखो गायन स्टाइल बताई थी, देखो मांड नाम लिखा है, मांड, तो ये मांड में गाया जाता है। कौन सी राग में गाया जाता है? लिखो, यह है मांड गायन शैली में गाया जाता है, इट इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। यह है मांड गायन शैली में गाया जाता है, इट इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। यह मांड गायन शैली में गाया जाता है, इट इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। कौन सी गायन शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली। अभी ऊपर बताओ, मांड मैंने प्रेम की बताई थी कि युद्ध की बताई थी? प्रेम की बताई थी। तो ये पति पत्नी के प्रेम का गीत है। पति कमाने के लिए बाहर गया है, पत्नी उसको वापस बुलाती है, केसरिया बालम आओ, नहीं दूसरे देश मत रहो, वापस हमारे देश आओ। देखो, पत्नी अपने पति को प्रदेश से वापस बुलाती है, वाइफ कॉल्स बैक हर हस्बैंड फ्रॉम प्रदेश। पत्नी अपने पति को प्रदेश से वापस बुलाती है।
वाइफ कॉल्स बैक हर हस्बैंड फ्रॉम परदेश। पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाती है। पर मतलब दूसरे देश से वापस आ जाओ, परदेश से वापस बुलाती। अगला लिखो कुर्जा। अगला कौन सा है? कुर्जा। कुर्जा एक परदेशी पक्षी है, साइबेरिया से अपने राजस्थान आता था। साइबेरियन क्रेन जिनको अपने बोलते हैं, खिंचन, खिंचन वाली साइड में रहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पश्चिमी राजस्थान के लोगों को यह पता था कि यह पक्षी प्रदेश से आता है। उनको यह भी पता था महिलाओं को कि पति भी कमाने के लिए कहां गया है? प्रदेश। बस थोड़ा सा उत्सुक हो गया मामला कि उनको यह नहीं पता था कि पति तो गया मालवा। कहां गया है? उनका वाला प्रदेश तो कौन सा है? मालवा। और पक्षी आया रूस से। तो इन वाला प्रदेश ज्यादा दूर है और अपने वाला प्रदेश ज्यादा दूर है। फिर भी उन महिलाओं ने कहा कि प्रदेश गए पति के पास समाचार भी परदेशी पक्षी लेके जा सकता है। वो परदेशी पक्षी कौन सा था? इसलिए महिलाओं ने, पत्नियों ने अपने पति के पास संदेश भेजे। किसके माध्यम से? कुर्जा मारो भंवर मिला दे, कुर्जा मेरे भंवर से मुझे वापस मिला दे। उड़ती कुर्जलिया संदेशो मारी लेती जाई जे रे। उड़ती हुई कुर्जा मेरा क्या लेके जाना? संदेश। लिखो, पत्नी कुर्जा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। वाइफ सेंड्स मैसेज टू हर हस्बैंड बाई कुर्जा। पत्नी कुर्जा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। वाइफ सेंड्स मैसेज टू हर हस्बैंड बाई कुर्जा। व्हाट्सअप वही था उस टाइम का। पत्नी कुर्जा के माध्यम से, पत्नी कुर्जा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती। अगला लिखो सुवटियो। उडियो उडियो डोडो डोडो जाए सुवटियो। सुवटियो तुम्हारे छोटी ननद को वीर। सुआ कहते हैं तोते को। सुआ किसे कहते हैं? तोते। तो भील महिलाएं जो थी, भील जनजाति की महिलाएं, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम कुर्जा के माध्यम से संदेश नहीं भेजेंगे। हम किसके माध्यम से भेजेंगे? तोता। किसके माध्यम से? व्हाट्सएप यूज नहीं करेगी, सिग्नल, प्राइवेसी मैटर्स। लिखो, भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। भील वोमन सेंड्स मैसेज टू हर हस्बैंड बाय पैरेट। भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। भील वुमन सेंड्स मैसेज टू हर हस्बैंड बाय पैरेट। सुनना घर पे जाके सुवटिया, उसमें लाइनें हैं। जो दाणे जाइजे तो सुआ यूं कहीजे, थारे गोरी धरने चूनड़ी रो चावराज। जो दाणे जाइजे तो मतलब यदि तू जोधपुर जाए तो मेरे पति जोधपुर रहते हैं, उनको ये समाचार देना कि तुम्हारी पत्नी को चूनड़ी अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? चूनड़ी मतलब चूनड़ी प्रिंट। चूनड़ी, चूनड़ी मतलब चुन्नी नहीं, चुनरी प्रिंट आती है। चुनरी प्रिंट के कपड़े बनते हैं। चुनरी प्रिंट की साड़ी हो, चुनरी प्रिंट का लिफाफा हो, चुनरी प्रिंट के खूब सारे अलग अलग कपड़े हो सकते हैं। तो वो मंगा रही है कि मेरे लिए कौन से प्रिंट के कपड़े लाए जाए। इससे पता चलता है कि चुनरी प्रिंट राजस्थान में सबसे अच्छा कहाँ होता था। तो हमने कल यही तो पढ़ा, वो हमारी संस्कृति का संदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाती है। हमें आज दिन तक चुनरी प्रिंट सबसे अच्छा कहाँ मिलता है। बीच में अपने कोई कल्चरल मिनिस्ट्री का राजस्थान में कोई कार्यक्रम था। कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर जो हेड लगे हुए वो अपने स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट, तो उन्होंने हमें भी इनवाइट कर लिया कि सर आप भी आ जाना। तो कहाँ, यहाँ जवाहर, इसमें रविंद्र रंगमंच पे कहीं पे कार्यक्रम था, तो हम देखने के लिए चले गए। तो एक लड़की एंकरिंग कर रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी वो। हिंदी अच्छी बोल रही, राजस्थानी अच्छी बोल रही, इंग्लिश और अच्छी बोल रही। और उसके बाद लिखा हुआ था, जैसा लिखा था वैसा बोल रही थी। कोई बात नहीं, आप किसी कार्यक्रम में जाते हो तो उस कार्यक्रम की पूरी थीम आपको पता नहीं होती, तो आप नोट्स बना के भी लाते हो, बोलते हो। पर उसके साथ दिक्कत ये थी कि उसको लिखा हुआ पढ़ना पढ़ा तो जा रहा था, पर उसको राजस्थान की कल्चर के बारे में ज्यादा कोई जानकारी थी नहीं। तो उसने कहा अभी आपके सामने हमारे कलाकार प्रस्तुत करेंगे सुवटिया। यू नो अबाउट सुवटिया? सुवटिया तोते को कहते हैं। हमारी महिलाओं ने किस प्रकार तोते के माध्यम से अपने पतियों के पास संदेश भेजे, जो ये दिखाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए पतियों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। एक महिला अपने पति के पास तोते के माध्यम संदेश भेजती है। आप जानते हैं वह क्या मंगाती है? वह उनसे चुन्नी मंगवा रही है। चुन्नी नहीं मंगवा रही, वो चुनरी प्रिंट के कपड़े मंगवा रही है। उसको पूरा चाहिए कपड़ा, खाली चुन्नी चुन्नी नहीं चाहिए। चुन्नी वाला अलग गीत है, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में।
वो अलग है, वो वाला वो नहीं है। तो मैं उसको कहना चाहता था कि बहन थोड़ा कल्चर पढ़, तू ऑनलाइन कोर्स ले, ऐसे एंकरिंग ढंग से होगी नहीं। चलो अगला लिखो, मोरियो। अगला कौन सा है? मोर, मोर पे गीत। मोरिया छो बोलियो रे ढलती रात ने, मोरिया पीयू पीयू की बोली छोड़ दे। एक लड़की जिसकी सगाई हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई, वो जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा है? मोरिया बोलता है, पीयू पीयू बोलता है पानी के लिए, बरसात के पानी के लिए, कि मोर रात को पीयू पीयू कर रहा था, बरसात का पानी चाहिए, है बरसात बरसेगी तो मैं उसका पानी पीऊंगा। वो लड़की कहती है तू जब रात को पीयू पीयू बोलता है तो मुझे मेरे पिया की याद आती है, इसलिए है मोरिया पीयू पीयू की बोली छोड़ दे। लिखो, यह गीत उस लड़की द्वारा गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग बाय दैट गर्ल। पहले फोन नहीं थे जी, मोरिया गा के टाइम पास होता था। यह गीत उस लड़की द्वारा गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग बाय दैट गर्ल, जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है। हु इज एंगेज्ड बट डजंट गेट मैरी, जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है। हु इज एंगेज्ड बट डजंट गेट मैरी, जिसकी सगाई हो चुकी है बट लेकिन विवाह होना बाकी है। शादी लिख लेती तो एक ही बात था, इन्हें शादी लिखे काट के विवाह लिखा है। पानी ग्रहण संस्कार लिख ले। क्यों बोलते हैं पानी ग्रहण संस्कार? पानी मतलब हथलेवा, हाथ पकड़वाते हैं ना, आप उसका पानी ग्रहण करोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, इसलिए कौन सा संस्कार है? अपनी भाषाओं में कहा हथलेवा, उसी को हमने क्या बोला एक प्रकार से। इसलिए मां सरस्वती का नाम है वीणा पाणी। मां सरस्वती का नाम क्या है? जिसके हाथों में वीणा है, इसलिए क्या हो गई? अगला लिखो, कागा। उड़ उड़ रहे मारा काला रे कागला, जद मारा प्यूजी घरा से। कुल मिला के महिलाओं ने कमाने दिया नहीं। घर बुला लो आप। कमाओ मत, तो कागा। तो ये तो ना वैसे महिलाओं पे छोड़ी सब पे लागू होता था। मेरे को याद है हम जब छोटे थे ना, तो 15 मई के बाद वाली जो छुट्टियां होती, 15 मई से 1 जुलाई तक छुट्टियां होती स्कूलों की, तो गांव में बोलते 1.5 महीने की छुट्टी या गर्मी की छुट्टियां। तो गर्मी की छुट्टियों का एक ही मतलब था, ननिहाल। और गांव में क्या मतलब था? ननिहाल ही मतलब था। तो मैं 11th में आया पढ़ने के लिए, तो मेरे आसपास जो बच्चे बैठे थे जो 10th की छुट्टियों से वापस आए थे, वो आपस में बात करे, शहर के बच्चे वो तो बात करे कि मौसी के पास कलकत्ता गए थे, और नानी तो बॉम्बे रहते हैं, उनके पास भी जाके आए थे। मैं सोचूं अपने तो मौसिन बुआन मामीन चुरू झुंझुनू से बाहर नहीं निकले। ले दे कि चुरू से झुंझुनू, झुंझुनू से आगे जाते, कोई मौसी तो कलकत्ता जाती, तो अपने कहाँ जाके आते हैं। तो ननियाल का मतलब, वो छुट्टियों का मतलब ननियाल हुआ करता था। फिर 15 मई को छुट्टियां हो गई, तो 15 मई को मम्मी को कहने लग जाते मामू सा कब आएंगे, मामू सा कब आएंगे। मामू साहब फौज में थे, तो उनको जैसे छुट्टियां मिलो, हालांकि वो भी अपनी छुट्टियां वैसे अरेंज करते कि बच्चों की छुट्टियां हो, सब आ जाए तो मैं लेने के लिए चला जाऊंगा, बच्चों से मिल लूंगा, सबसे बहनों से मिल लूंगा। तब मम्मी कहती है भाई कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। अब वो नहीं आते। अच्छा, पहले फोन तो थे नहीं कि आप पूछ लो कब आ रहे हो, लेटर लिख के भेजा करते थे। लेटर 10 दिन में पहुंचता, पहले लेटर लिखा होता था, वो कहते थे कि 15 मई के बाद मैं कभी भी लेने के लिए आ सकता हूँ, आप तैयार रहना, बच्चों की छुट्टियां हो जाए उसके बाद। तो मम्मी कपड़े वपड़े पैक करके रखती थी, भाई जब भी आएंगे चल लेंगे साथ में। हम ज्यादा परेशान करते तो मम्मी कहती देखो कौवा बैठा है दरवाजे पर, कौवा बैठा होता, उड़ा दे, यदि ये उड़ गया आज तो तेरे मामू से आज ही आ जाएंगे। तो हम बैठे बैठे कहते कागला उड़, कागला उड़। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कौवा उड़ जाता, और संयोग से उस बार मामा जी आ भी जाते, उसी दिन आ जाते। फिर अगली बार 15 मई को हम सुबह लग जाते कागला। तो एक महिला कौवे को उड़ा, ऐसा माना जाता कौवे उड़ते तो मेहमान आते हैं। यदि आप कौवे को उड़ा देते तो मेहमान, तो बच्चों के लिए मेहमान मामा जी थे, तो पत्नी के लिए मेहमान पति है। तो वो उसको कहती है उड़ उड़ रहा है मारा काला रहा कागला है, मेरे काले कौवे तो उड़ जाएगा, जद मारा पीऊ जी घर आसी, तू उड़ेगा तो मेरे पिया जी घर पे आएंगे। लिखो,
देखो, पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती है। पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती है। वाइफ फ्लाइज ए क्रो एंड कंसिडर इट एज ओमेन। पत्नी कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती है। वाइफ फ्लाइज क्रो एंड कंसिडर इट एज ओमेन, एज एन ओमेन। पत्नी कौवे को उड़ाकर पति के घर आने का शगुन मनाती है। शगुन तो समझ गए ना, अच्छा होगा, मतलब ऐसा हो गया तो गांव में सुगन, सुगन अच्छे हो गए। तो गांव में खूब सारी चीजें, घर से निकलते हैं, सामने यदि कोई महिला मटका भरा हुआ लेके आ गई तो बड़ा अच्छा माना जाता है। इवन गांव में बुजुर्ग, वो जो महिला होती है उसको भले जेब से निकाल के रुपया ही दे, पर देते हैं कि भाई मेरे सुगन अच्छे हुए थे, कि सुगन अच्छे कर लिए। अभी तक मानते हैं कि आप यदि घर से निकले हो उसके ठीक बाद में झाड़ू नहीं निकालनी, कि पीछे से, ये नहीं भाई आप निकले और पीछे फेर दिया आपने नहीं भाई साहब, कम से कम अभी तो निकालनी नहीं। तो अच्छा मानते ही थे। अगला लिखो, बधावा। कोई भी शुभ काम जब पूरा हो जाए तो लास्ट में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बधा। जैसे गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, बोलते हैं नांगल, गृह प्रवेश नांगल बोलते हैं। तो गृह प्रवेश का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, लास्ट में जो गीत गाया जाएगा कौन सा हो जाएगा? अच्छा, बीननी घर आ गई तो शादी का फंक्शन पूरा हो गया, तो जो गीत गाया जाएगा कौन सा हो जाएगा? बधावा। लिखो, किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज सung on any auspicious work is completed। किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज sung when any auspicious work is completed। किसी शुभ कार्य के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज sung when any auspicious work is completed। अगला लिखो, कामण। कामण का मतलब होता है जादू। कामण का मतलब क्या होता है? तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कामण। लिखो, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज sung फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रूम फ्रॉम ब्लैक मैजिक। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज sung फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ग्रूम फ्रॉम ब्लैक मैजिक। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। तो कामण, कामण का मतलब क्या होता है? जादू। क्या मतलब होता है? जादू। तो जैसे हिंदी में हो जाएगा जादूगर या जादूगरनी। भाई पुरुष होगा तो जादूगर, महिला होगा तो राजस्थानी में होते हैं कामणगारो और कामणगारी। तो आप कई गानों के अंदर सुनेंगे कामणगारी है, कामणगारो है, तो इसका मतलब वो है कि तू मेरे पे क्या कर गई? जादू कर गई। तो कामण का मतलब क्या होता है? जादू। तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाए उस गीत का नाम भी क्या पड़ गया? पहले यूं, अभी तक भी मानते हैं, हम ये मानते हैं दूल्हे का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें फिर दूल्हा दुल्हन दोनों है, हम वैसे लिख दूल्हे के लिए लेते हैं पर दोनों के लिए होता है, दूल्हा दुल्हन के लिए। तो उसके पीछे तो सब कुछ है। वो दूल्हा दुल्हन स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो ब्याह हो पाएगा। ब्याह से पहले दूल्हा बीमार हो गया, लग गई उसकी और हो गई, तो फिर शादी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सेम दुल्हन के लिए, तो उनको बचाया जाना चाहिए। तो फिर अपने अभी तक भी ध्यान देते हैं कि जैसे ही विवाह के कार्यक्रम शुरू होते हैं तो विवाह के कार्यक्रम बांध बैठना, विनायक की स्थापना, तब से कार्यक्रम मान लिए जाते हैं। उसके बाद दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाने देते। तो उसका रीजन वही था, भाई बाहर मत जा, जाए कोई लू लग जाए, गर्मी सर्दी कुछ हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाए, अब तू घर के अंदर ही रहे, अब बाहर निकलने की आवश्यकता, कोई काम मत कर। तू एकदम अब बस दूल्हा राजा है तो राजा की तरह बिहेव कर, तेरे को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो काम घर वाले बाकी कर लेंगे, तू खाली बैठा रहे। तो उसका वही था कि मान लो काम क्या है, शादी का काम है कि रंग रोगन कर रहे हैं, आप सीढ़ियों पे चढ़े, सीढ़ी गिर गए, पैर गिर लग गए, बारात किसकी लेके जाएंगे? यार तू आराम से बैठा रहे। तो फिर हमने उन चीजों को जोड़ा। मतलब गांव में आज भी ये कहते हैं कि दूल्हा यदि कोई काम कर लेता है तो वो काम अधूरा रह जाता है, वो काम कंप्लीट नहीं होता, इसलिए दूल्हे के हाथ किसी भी काम के लगने मत दो। जैसे कि मान लो रंग रोगन कर रहे हो, दूल्हे को भी लगा दिया तो फिर ये रंग रोगन कंप्लीट हो गई नहीं,
ये आधा ही रह जाएगा, सामान कम पड़ जाएगा और कोई दिक्कत आ जाएगी। आप सामान उतार रहे हो, आटा उतार रहे हो, आटे की बोरियां उतारने के लिए दूल्हे को भी लगा दिया तो रोटियां कम पड़ेगी। आप सब्जियां उतार रहे थे, सब्जियां कम पड़ेगी। आप चीनी उतार रहे थे तो मिठाई कम पड़ जाएगी, गांव में बेइज्जती हो जाएगी, बस अभी इतनी मिठाई बनी थी, इसलिए दूल्हे कहा गया तू साइड में बैठा रहे, तेरे को काम करने की कोई आवश्यकता। तो दूल्हे को पूरा स्पेशल फील करवाया गया। तो बाद में जब दूल्हा दूल्हा बन जाता है, मतलब वो मोड़ वोड़ बांध लेता है, जब दूल्हे वाली पोशाक पहन लेता है, तब तो कहा गया अब तो तू राजा ही है, इसलिए पूरा राजा की तरह फील कर। इसलिए दूल्हे को कहा गया कि तू जब मंदिर में भी जाएगा तो जूते नहीं उतरेगा, जूते समेत मंदिर में जा। आज जूते उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, आज अपनिश भगवान है ना। पूरा पी लिया जाना चाहिए। अच्छा, पहले राजाओं के टाइम में रूल होता था कि जी राजा की सवारी आ रही है, मतलब राजा घोड़े पर बैठ के आ रहा है, सामने से कोई भी दूसरा आदमी घोड़े पर बैठ के जा रहा है तो वो नीचे उतरे, राजा को घोड़े पे क्रॉस नहीं करेगा, वो नीचे उतरे। ये ठीक वैसा है कि आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उधर से मुख्यमंत्री जी की गाड़ी आ रही है, आपको रोकनी पड़ेगी सबको। अभी भी आपको लाल बत्ती पे रोक देते हैं कि वीआईपी मूवमेंट है, और जब तक वीआईपी मूवमेंट खत्म नहीं होगा, भले 15 मिनट चले, आधे घंटे चले, आप लाल बत्ती पे खड़े हो, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जी गाड़ियां निकलेगी, पहले राज्यपाल गाड़ियां निकलेगी, मंत्री जी गाड़ियां निकलेगी, फिर आप जाना। अब वीआईपी हुआ है, उस टाइम वीआईपी कौन होता था? राजा। तो कहा गया भाई राजा की जब सवारी आ रही है, राजा हाथी पे बैठ के घोड़े पर बैठ के आ रहा है, सामने से कोई व्यक्ति यदि घोड़े पर बैठ के जा रहा है तो वो उसको क्रॉस करेगा, उतर जाएगा, राजा की सवारी निकलेगी, अब तू बैठ के जा। पर दूल्हे वाले मामले में छूट दी गई। दूल्हा यदि घोड़ी पर बैठ के जा रहा है और सामने से राजा आ रहा है तो राजा उतरेगा, फिर राजा साइड में खड़ा हो दूल्हा। तो मुझे लगता है उस दिन तो दूल्हा राजा की तरफ देखते चलता होगा, क्या हाल है क्या कैसा लग रहा है तुझे आज? दिल्ली हम खड़े होते हैं भाई साहब, आज तेरे खड़ा कर रखा इधर, अगले लिखो सीट ने। इसलिए दूल्हे को कहा गया कि दूल्हा किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, इसलिए गांव में दूल्हा हाथ नहीं मिलाता। पर राजा से कैसे हाथ मिला सकते हो? आज अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने जाए नमस्ते ही तो करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने जाए नमस्ते, ये थोड़ी अपने जाके हाय नरेंद्र कैसे क्या चल रहा है तुम्हारे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ध्यान रखना है, आप दूल्हे बनो तो भी किसी से हाथ नहीं मिलाना, और आपका दोस्त दूल्हा बने तो उससे जाके आप नहीं मिलाओगे। दूल्हा सामने भी कर दे, उसका कहना नहीं यार तू दूल्हा राजा है, तू आज यूं जेब में हाथ डाल के खड़ा रहा, किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता। उल्टा तुम यदि दूल्हे बनो तो जितने आए उनको कहना झुक झुक के जुआरेडे किए जाए एकदम, मैं राजा हूं आज। कौन सा लिखा है? सीट ने। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत लिखो। विवाह के दौरान स्पेलिंग SITHANE, ये स्पेलिंग तो मेरे से पूछ लिया अगर कितनी भी, ये मैं सारी लिख दूंगा एकदम। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैरिज। महिलाएं हनी सिंह हो जाती है, क्या निकाल। अरे ये बड़ा यूं सही किया गया। होता क्या है, अच्छा निकालती लड़की पक्ष वाली महिलाएं बारात को निकल जाएगी। इसका कारण था कि जब लड़का जो लड़की पक्ष जो होता है ना, वो शादी में अपने आप को थोड़ा सा इंफीरियर फील करता है ना, और उनको लगता ही है कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, बाराती नाराज नहीं हो जाए, दूल्हा नाराज नहीं हो जाए, दूल्हे का बाप नाराज नहीं हो जाए। ये लड़की पक्ष वाले जितना अपना होता है उससे भी अधिक बढ़ के करने का प्रयास करते हैं, बारात के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। इवन दूल्हा पक्ष का भी आपको यूं भले भले लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए पर बारात के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। भले आप दहेज दो मत दो, पर जितने लोग आए उनका ध्यान रख लेना। तो अगले पर एक्स्ट्रा बर्डन है ना, पूरा ध्यान रखना है, एक भी आदमी इनसे नाराज होना नहीं चाहिए, सबका ध्यान रखा जाए। तो बड़ा माहौल टेंस रहता है कि सामने वाला पक्ष बड़ा दबा दबा है, और इधर वालों को लगता है अपने लड़के वाले हैं तो उनको लगता है नागे होकर नाचेंगे तो भी कुछ कहेगा नहीं। तो उस टेंस माहौल को थोड़ा बराबर बराबर सा करने के लिए, थोड़ी हंसी मजाक करने के लिए दुल्हन पक्ष की महिलाओं को कहा गया कि तुम थोड़ी गालियां वालियां निकालो, ताकि थोड़ी हंसी वंसी होगी, हंसी मजाक होगी, हंसी मजाक होगी तो वो जो टेंस माहौल है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। सिंपल सा ये था। भगवान श्री राम की बारात जब मिथिला पहुंची थी, जब वो मां सीता से विवाह करने के लिए पहुंचे थे, तब मिथिला वालों ने अयोध्या वालों को गालियां निकाली। सीता जी के जो परिवार वाले थे, जितने बाराती गए थे, इन सबको ढंग से डायलॉग सुनाए थे, है ना, एक एक को। इधर वाले भी वापस रिप्लाई करते हैं, तो पहले तो रिप्लाई वाला भी होता था, इधर वालों से भी रिप्लाई होते थे, अब वो तो नहीं होता, पर उधर से तो गालियां निकाली जाती है। अपने जोधपुर के महाराजा थे, वो अपने किसी एक राजकुमार की शादी करने के लिए गुजरात गए। तो गुजरात वाली रियासत छोटी थी, जोधपुर बहुत बड़ी रियासत थी। तो गुजरात वाले राजा एक तो वैसे टेंशन में, जो जिस रियासत के राजा थे कि यार अपनी रियासत छोटी, जोधपुर की रियासत बड़ी, इतना बड़ा राजकुमार शादी करने के लिए आ रहा है, ध्यान रखना है आपने।
दुल्हन पक्ष वाले हैं तो वैसे भी थोड़ा सा फील करे एकदम। जैसे जोधपुर वालों की बारात पहुंची, दुल्हन के जो पिता थे, जो वहां के राजा थे, वो स्वागत करने के लिए आए। राजा जी उतरे, राजकुमार के जो पिताजी थे जिनकी शादी थी वो उतरे, गले वले मिले, चले सामेला होता है, सामने जाके मिलते हैं, सामेला किया, चले वहां से। तो जोधपुर के राजा कोई 5-7 कदम चले, इतने में तो नाराज होते हैं उन गुजरात के राजा से, क्या तरीका है, बारात का स्वागत नहीं करना आता क्या, स्वागत नहीं करना आता तो बुलाया है क्यों। उनको लगा यार भगवान जी ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, सॉरी कोई गलती हो गई तो बताओ, हम पूरा करेंगे, आप तो यूं समझ लीजिए आपके छोटे भाई के समान है, पूरा दया दृष्टि रखो, आपकी दया से बैठे हुए हम तो, क्या गलती भी बताओ तो सही हमें। गलती, मैं 5 कदम चल गया, मुझे एक गाली नहीं सुनाई दी, गालियां निकालो पहले, जब गालियां निकालोगे तो बारात आगे जाएगी, वरना बारात आगे। अब वो गुजरात वाला राजा ने कहा भाई हमारा रिवाज ही नहीं है, तो हमारी ये गालियों वाला होता है नहीं। जोधपुर राजा साहब ने कहा रिवाज है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर निकालनी पड़ेगी, निकालोगे तो ही बारात आगे जाएगी। और आप क्यों पंचायती कर रहे हो, जाके महिलाओं से पूछो, गालियां महिलाओं को निकालनी, उनको पूछो आती है कि नहीं आती। तो गए महिलाओं के पास, उन जाकर वो जोधपुर राजा साहब नाराज हो रहे हैं, गालियां निकालनी आप में से किसी को आती है, महिलाओं का मौका दो। तुम इतने दिन तक मौका नहीं दे रहे थे, लो जोधपुर वालों को हम बताते हैं क्या होती है गालियां, कान के पर्दे फाड़ देंगे हम इनके। अगला लिखो ओलू या कोयल। ओलू या कोयल। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है, लिखो लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग विदाई ऑफ ए गर्ल। विदाई को अंग्रेजी में विदाई लिखना, फिर विल मत कर लेना। लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग विदाई ऑफ ए गर्ल। कोयल बाई सा सिद्ध चलिया गीत गाते हैं, तभी कोयल वाला तो गाते हैं। अब थोड़े कम हो गए जी रिवाज, पहले विदाई के टाइम में माहौल ज्यादा यूं टेंस हो जाता था, है ना, कारण कि लड़कियां रोती थी जोर जोर से, ढा ढा करके। वो तो हम एक दोस्त की शादी में गए हुए, वो भाभी जी तो भाई साहब भयंकर रोए। बारात चले, एक तो हो गया दूल्हा दुल्हन वो गठजोड़े में बंधे होते हैं, तो दूल्हा बेचारा उतना ही चल सकता है जितनी दुल्हन चल रही है, ज्यादा चले तो गठजोड़े फटफुटा जाए। तो दूल्हा वैसे धीमे धीमे चले, शादी दूल्हा है तो वैसे धीमे, दुल्हन एक तो वैसे धीमे चल रही है, घूंघट है इसलिए धीमे चल रही है, फिर बीच बीच में कोई ना कोई मिलता हुआ जा रहा है, उनके गले लग लग के रो रही है तो और धीमी चल रही है। तो वो थोड़े ज्यादा ही निकलते कोई पिताजी मिल गए तो उनके साथ गले लग के रोए, भाई न पता नहीं भाई भी कितने सारे थे, मामार बुआर बुआन कोई मासीन सब यूं महिलाएं। तो वो हमारे जो दोस्त थे, अब वो चुप, अब वो तो नहीं हंस सकता दूल्हा, चेहरे पे इमोशन लेस हो जाता दूल्हा, तो एकदम यूं शांति खड़े। हमारे एक दोस्त और थे, तो यूं जैसे अब ये गाड़ी का दरवाजा, बस अब दरवाजा खोल के अब तो अंदर बैठेंगे, इतने में कोई और कोई मौसी की बुआ आ गई, तो वापस प्रोग्राम शुरू हो गया, तो वापस खड़े हो गए। तो हमारे एक दोस्त वो हंसे, 5 मिनट कंट्रोल कर ले, तू मत रोने लग जाना। कई बार कहता हम ज्यादा रोना हुआ सुनते तो अपने को आ जाता है भाई साहब, इतना माहौल क्यों हो रखा है, 5 मिनट कंट्रोल करना, तू मत रोने लग जाना, वरना वीडियो बन रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। दूल्हा भी रो पड़ा दुल्हन के साथ, खबरें छप जाएगी भाई साहब इधर। तो पहले ज्यादा रोना धोना होता था, उस समय लड़कियों के लिए गीत गाए जाते विदाई के। वो गीत कौन से थे, कोयलिया। और फिर धीरे धीरे रोना धोना भी कम हुआ तो गीत भी कम। अच्छा, अब लगभग समाप्ति हो गया होगा, अब भी लड़कियां रोती है कि विदाई में, अब मेकअप खराब हो जाता है। हाँ? रोती है। भगवान ने क्या है जी, लड़कियों को रोने की एक्टिंग करने का भी गुण दिया है कि वो रो भी सकती है, रोने की एक्टिंग भी कर सकती है। और इसका पता आपको तब चलता है जब कोई दूर दराज का रिश्तेदार मरता है। जैसे बुआ की सासू मर गई, भाई बुआ की सासू मरी तो अपने किस बात का दुख है, कोई दुख नहीं, उल्टा हम राजी है कि बुआ जी का प्रमोशन। भाई इतने दिन डोकरी छाती पे बैठी थी, अब बुआ जी के हाथ में चाबियां घर की, बुआ जी एकदम प्रमोशन में, होलसेल बुआ जी अब तो घर में एकदम। तो भाई बुआ जी के पास पावर ज्यादा आ गई अब। ऐसे में भी महिलाएं जब दुख प्रकट करने के लिए जाती है तो आप देखना उन महिलाओं को, घर से रवाना हुई, पति के साथ रवाना हुई या है ना किसी के साथ रवाना हुई, तो रास्ते में गीत गाती हुई जाएगी, दीदी तेरा देवर दीवाना। उनको
कोई लेना देना नहीं अगले की मृत्यु से। अच्छा, गांव में सड़कें गांव के बाहर से जाती है, आपका घर दूर है, सड़क यही है, तो सड़क पे बस ने तो उतार दिया। गांव में ये भी रिवाज है कि महिला पुरुष साथ में नहीं चलेंगे, गैप मेंटेन करना पड़ेगा। तो पुरुष 10 कदम आगे चलता है, महिला थोड़ा 10 कदम पीछे चलती है। पुरुष थोड़ा तेज भी चलता है, महिला थोड़ी धीमे धीमे भी चलती है, तो फिर वो गैप मेंटेन हो भी जाता है। तो महिला पुरुष से उतरते ही पूछती है, भाई घर कितनी दूर है? तो पुरुष कह देता अभी टाइम है, समय आएगा तब मैं बता दूं। तब तक महिला के चेहरे पे कुछ भी, कोई सिकन तक नहीं है उसके। अब जैसे घर आने वाला होता है, पुरुष करता है इसका मतलब यह आपका समय शुरू होता है। वह महिला जो थोड़ी देर पहले तक गीत गुनगुना रही थी, अचानक हालात बदल देती है, जज्बात, और जोर जोर से रोती है। अच्छा, गांव में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मुख्य दरवाजा है और महिलाओं के रहने का स्थान यहां से शुरू होगा, बीच का आंगन खुला पड़ा है। उस बीच के आंगन में साइड में पुरुष बैठे होते हैं दुख प्रकट करने। पुरुष भी तो आए हैं, महिलाओं के साथ हैं या कोई व्यक्तिगत में आए तो वो उधर बैठे हैं। अब वो महिला उनको क्रॉस करते हुए जाती है। लगता है ऐसे बाहर बैठे लोगों को लगता है कि ये जो आई है बेचारी, ये बहुत ज्यादा रो रही है, इसका मतलब इसके तो कोई खास ही, जबकि उसका दूर दूर तक ही लेना देना नहीं है। मुझे सबसे अधिक ताज्जुब इस बात पर है कि अंदर बैठी जो महिलाएं हैं, वो उस बाहर से रोती भी आती हुई महिला को चुप करवाती है कि ना बिननिया नागरो हैं आसी वे तो जासीर, 100 बरस की उम्र पूरी कर ली, पोता पोती देख के गया है, वाह बीननी, दुख मत करो, वाह वाह बीननी। और ऐसे घरों के अंदर पक्का पक्का रिवाज होता है कि 2-3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 10-10, 12-12 साल के, डमरू टाइप के से, उनके हाथों में एक के पानी की ट्रे, एक के पास चाय की ट्रे, पक्का होता है कि जैसे कोई है फट ले जा। वो यो देखते रहते हैं, कौन है यार, फलान जी है, ले जाके पानी दे देता। वो पुरानी जो महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं बैठी थी, वो कहते लो बीननी पानी पियो, वाह वाह बीननी पानी पियो, पानी पियो। यूं पानी देती है, महिला पानी पीती है, 2-2.5 मिनट बाद में चाय आ जाती है। मतलब चाय पीते हो महिला तो पड़ोसन से वैसे बात करती है, चूड़ो कितम ले इनका मिनख मरा है, मिनख तुम शोक प्रकट करने आई हो देवी, यहाँ पे चूड़े की बात यहाँ पे करने सब एकदम। और ये सब घूंघट की आड़ में होता है, तो दिखता भी नहीं। इवन आप सुनना, गांव में जब ऐसे किसी के दुख प्रकट करने के लिए जाते हैं, तो महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं जब जाती है, तो बाकी नई बीननियों को या कोई नई छोरी छापरी होती है, उनको सबको कह के लेके चलती है कि बीननी पल्लो कर लो। इसका मतलब घूंघट निकाल लो, रोना नहीं है, रोने की एक्टिंग करनी है अपने, वरना रोज कैसे आए, कैसे रोना आ सकता है? जो आपके आसपास भी नहीं लगता, उसकी मृत्यु पे कैसे रोना आ सकता है? लठ मारे तो रोना नहीं है आदमी। बस नजदीकी किसी की डेथ होती है तो महिला छोड़ो पुरुष भी रोता है। फर्क इतना है, महिलाएं सबके सामने अपना दुख प्रकट कर लेती है, पुरुष बेचारा अकेले में साइड में तकिया मुंह में लेकर रोता होगा, रोता है, वह भी रोता है, वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता। बाकी उसको भी, आपका नजदीकी कोई जाएगा, दुख होना स्वाभाविक सी बात है आपको, पर दूर दराज वाले में नहीं होता, पर महिलाओं के उसमें भी किया जा सकता है। तो एक तो लड़कियों, तुम कभी भी घूंघट का विरोध मत करना, क्योंकि यदि तुमने घूंघट का विरोध किया तो 1000 वर्षों से तुम्हारा जो भ्रष्टाचार है ये पकड़ में आ जाएगा सबके कि तुम झूठी रोती हो, तुम्हारा रोने से कोई लेना देना। तो तुम कहा करोगे नहीं, घूंघट हमारी शान है और घूंघट कभी भी समाप्त होना, और कम से कम उस टाइम तो करना ही चाहिए, बाकी करो भले ही मत करो। तो वो था जी। तो पहले एक रीजन और भी देखो, आप एक 14-15 साल की बच्ची की शादी करते, उस बच्ची की शादी कर रहे हो जिसको आप घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। मतलब मेरे याद आता है, तो गांव मेरे याद आने तक की बात है, 9-10 साल के बाद में लड़कियों को ननियाल भी नहीं भेजते, ना अब नहीं जाना, अपने घर ही रहना है और किसी घर नहीं जाना। मतलब ननिहाल भी उनको दूसरे का घर लगता था, नहीं जाना, अपने घर ही रहो। अब वो बच्ची 10-12 साल से घर में ही है, घर से बाहर कहीं भी गई नहीं है। 15 साल में आप उसकी शादी कर रहे हो, 16 साल में आप उसकी शादी कर रहे हो। ऐसे परिवार के अंदर वो जा रही है जिनमें से एक को भी नहीं जानती, स्वाभाविक बात है उसको रोना आएगा। उसमें भी उसको यह भी नहीं पता कि मैं अब जा रही हूं यहां से, अगले घर के अंदर कौन कौन है, मैं कैसे रहूंगी कैसे नहीं रहूंगी, किससे क्या बात करूंगी, क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, ये भी नहीं पता। न उसको यह पता है कि वापस कब आऊंगी। बारात जाने में 3 दिन, आने में 3 दिन, ये तो नहीं कि जाते हाथों हाथ भेज देंगे। तो वहां जाओगे 5-7 दिन रुकोगे, तो वापस एक बार लड़की पहली बार रवाना हुई है तो भी 15 दिन बाद आती, तो उसका रोना स्वाभाविक था। अब वो इसलिए भी कम हुआ है कि एक मेच्योर उम्र के बाद शादी होती है, तब तक आपको देश दुनिया की समझ होती है। जिस व्यक्ति के साथ शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है, उनमें से अधिकतम लोगों को आप जानते हैं,
इवन आप मिल चुके होते हैं उन लोगों से, आपको यह भी पता होता है कि मैं ससुराल पहुंचने से पहले पहले इस गाड़ी में बैठ के ससुराल जाऊंगी, उससे पहले 2 बार मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर लूंगी। आपको यह भी पता होता है कि मैं आज वहां जा रही हूं, कल ही वापस, मेरे को फिर मोड़ार बोलते हैं तो कल ही वहां से वापस ले आएंगे। इसलिए वो चीजें थोड़ी कम हुई है। वरना मैं तो कहता हूं 15 साल का बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, आप 9th क्लास किसी बच्चे को हॉस्टल छोड़ के आइए, लड़के को भी, वो भी रोएगा। वह अचानक कहां छोड़ गए यार, किन लोगों के बीच में जानता नहीं, मम्मी से अलग क्यों कर दिया, 100 प्रकार की बात होती है। तो चीजें वक्त परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। तो भी तो ये छोड़ो आप, पहले अब फोन आ गए तो अब चीजें अच्छी बुरी दोनों भी। पहले मान लो महिला के पीहर में किसी की डेथ हो गई तो लेटर आते, तो ये तो वो लेटर ही 15 दिन बाद पहुंचता, तब तक उधर अंतिम संस्कार छोड़ो 12वां हो जाता था, मृत्यु भोज तक हो जाते। वो पहुंचा और पता चला कि भाई वो जो लड़की है जो अपने ससुराल में, उसके भाई की डेथ हो गई, कोई यंग एज की डेथ हुई, भाई की, भतीजे की, कोई यंग एज में किसी की भी डेथ हो गई। अब वो पुरुषों के पास आता लेटर, उस महिला को बताते भी नहीं कि तुम्हारे परिवार में कोई खत्म हो गया। 2 रीजन, एक उनको लगता था अभी बता दिया तो ये अभी रोना शुरू हो जाएगी, मनाएंगे कैसे, रो रो के मर जाएगी, हाथों हाथ जाने का तो साधन ही नहीं है। दूसरा, वो ये भी सोच लेते कई बार, कभी तो खेत का काम चल रहा है, 2 लोग यदि चले जाएंगे तो खेत वाला काम बाधित हो जाएगा, अब जो हो गया वो तो हो गया, रहने दो। तो ज्यादातर मामलों में या तो थोड़े दिन बाद बताते या हाथों हाथ भी बताते, तो उसको ये कतई नहीं बताते कि तुम्हारे भाई की या बहन की ऐसे किसी की डेथ हुई। कुछ सबसे बूढ़े आदमी का नाम लेते, वो तुम्हारे एक दादी जी बीमार रहते हैं क्या, और बूढ़े लोग बीमार होते ही है, हाँ थोड़े तो बीमार रहते हैं, क्योंकि 100 बरस पूरा कर लिया, चले गए। या कि वो अब एकदम अंतिम घड़ी में आ गए, कल लेटर आया था और तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए, और लो चलो फटाफट चलो, ताकि उनके जाने से पहले पहले एक बार तुम मिल लो तो ठीक रहे। वो महिला भी ये जानती थी कि ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, और किसी की डेथ हुई है मुझे बता नहीं रहे। मेरा अभी तक याद होता है कि मम्मी ने यूं पूछती बाकायदा, सही सही बता दो क्या हुआ है, तो ही घर वाले सारे के सारे, अरे ना 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 ना, वो वही वहां लेके जाते, एकदम उसके घर के पास जाने वाले होते, तब एग्जैक्टली व्यक्ति का नाम बताते कि वो नहीं है, ताकि अब वो रोना भी शुरू करे तो 2 कदम बाद में इसका खुद का घर प्रारंभ होता है, चुप हो जाएगी, या इसके घर वाले चुप करवा लेंगे। अपने कैसे करवाएंगे, वहां होगा तो ये होगा कैसे। तो उन्होंने पूरे सोच समझ के अपने वो रिवाज वैसे बना रखे थे, तो वैसा वैसा इसमें था। लड़की की विदाई होती तो रोना धोना होता भी ज्यादा, तो फिर गीत भी गाए जाते। कौन से, या कोई अगला लिखो। पावना, पावना क्या होता है, दामाद, दामाद को बोलते हैं। तो दामाद जब ससुराल आता है उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत हैं, गीत के बोलिए, एक बार आओ थे जवाई जी पावना, कितनी बार, कितनी बार दिल्ली नहीं है ना सब गीत गाएंगे हम तुम्हारे। देखो, दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। उनका एक बार आओगे तो गीत गा देंगे, डेली आगे बैठ जाता, फिर सासू कहते लसण छोल अगला लिखो, हम सिडो। तो नाम है हम सिडो, हम सफर से बनावा। हम सफर मतलब 2 लोग हो गए, तो भील महिला व पुरुष मिलकर जो गीत गाते हैं कौन सा है। अब वापस आओ, जनजातियों के गीत सामूहिकता का भाव रखते हैं, बताया था मैंने, लिखो। भील महिला व पुरुष यह गीत गाते हैं। भील मैन एंड वीमन सिंग दिस सॉन्ग। भील महिला व पुरुष यह गीत गाते हैं। भील मैन एंड वीमन सिंग दिस सॉन्ग। लिखो, झोरावा। कौन सा गीत है बताओ। तो यह जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। यह जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ जैसलमेर रीजन। तो जो किसी की याद में गाया जाता है, विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। यह जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है।
जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। अगला लिखो हिचकी। आवा हिचकी बेरन आवा हिचकी। कोई बादिलो पुकारा बेरन आवा हिचकी। बादिलो बादिलो मतलब क्या होता है? जिद्दी। बादिलो मतलब जिद्दी। गांव में हम छोटे थे तब जिद करते तो मम्मी कहती बात ना कर। तो बात बात मतलब जिद, तो बादिलो मतलब जिद्दी। हिचकी। तो यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। यह है मेवात क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ मेवात रीजन। जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। जो किसी की याद में गाया जाता है। विच इज संग इन मेमोरी ऑफ समवन। देखो ढोला मारू। ढोला मारू। यह सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। इनमें जगह का नाम याद रखना ना, क्षेत्र याद रखना। यह है सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज फोक सॉन्ग ऑफ सिरोही रीजन। जो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। जो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। विच इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू। यह ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। यह ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इट इज संग बाय पीपल ऑफ ढाडी कम्युनिटी। अगला लिखो बिछुड़ो। मैं तो मरी होती राज खा गयो बेरी बिछुड़ो। एक कोई महिला है, उसको बिच्छू खा गया, वो मरने वाली है। वो अपने पति को कहती है मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लेना, आप दुख मत पाना। लिखो यह हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। तो ऐसी अच्छी लड़कियां कहाँ होती है? हाड़ौती है। तो लड़कों अपना रथ किधर घुमा दो। लिखो ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इट इज ए फोक सॉन्ग ऑफ हाड़ौती रीजन। आगे ना चित्रकला पढ़ेंगे हम। चित्रकला में आता है कि हाड़ौती की चित्रकला में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया। तो मैंने एक दिन एक क्लास में भी पहले चित्रकला पढ़ा दी, फिर गीत पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा लड़कों अपना रथ उधर घुमा दो। एक लड़का के नहीं सर रोक दो, उधर शिकार हो जाता है। रथ को उधर नहीं घुमाना सर। ये हो गए भाई मुख्य मुख्य गीत। अब लिखो लोक गायन शैलियां, फोक म्यूजिक स्टाइल। लोक गायन शैलियां। पहले लिखो मांड। मांड की बात की हमने अभी दो चार बार। लिखो मांड। अभी देखो मैंने बताया भी था कि जैसलमेर का पुराना नाम क्या था? मांड। इसलिए जैसलमेर में जो फोक म्यूजिक स्टाइल डेवलप हुई उसका नाम ही क्या हो गया? मांड। लेकिन बाद में पूरे राजस्थान में लोकप्रिय भी। बीकानेरी मांड अलग, जयपुरी मांड अलग, उदयपुरी मांड अलग, जोधपुरी मांड अलग। लिखो पहले जैसलमेर को मांड कहा जाता था। अर्लियर जैसलमेर वॉज नोन एज मांड। पहले जैसलमेर को मांड कहा जाता था। अर्लियर जैसलमेर वॉज नोन एज मांड। पहले जैसलमेर को मांड कहा जाता था। अर्लियर जैसलमेर वॉज नोन एज मांड। अतः इस क्षेत्र में, सो इन दिस एरिया,
अतः इस क्षेत्र में, सो इन दिस एरिया, अतः इस क्षेत्र में, सो इन दिस एरिया, यह लोक गायन शैली विकसित हुई थी। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड, यह लोक गायन शैली विकसित हुई थी। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड, यह लोक गायन शैली विकसित हुई थी। दिस फोक म्यूजिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड, लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान ऑल्सो, यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान ऑल्सो, यह राजस्थान के अन्य भागों में भी लोकप्रिय हुई थी। इट बिकेम पॉपुलर इन अदर एरियाज ऑफ राजस्थान ऑल्सो। मुख्य गीत लिखो। मेन सॉन्ग कौन सा इसका? अभी ऊपर लिखा था हमने केसरिया बालम, लिख लो मुख्य गीत केसरिया बालम। मुख्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। मुख्य कलाकार लिखो। मैं कलाकारों के नाम लिख रहा हूं, एक बार उतार लो, फिर कहां कहां से थे वो हम देखेंगे। हम्म। हाँ, एक बार लिखो। अलग अलग पेन यूज में लिया ना, अलग अलग। पहले दो नाम बोलो क्या है? अल्लाह जिलाई भाई और गौरी भाई, दोनों बीकानेर से। आगे लिख लो बीकानेर। दोनों कहां से? बीकानेर। अगले मांगी भाई उदयपुर। मांगी भाई कहां से? उदयपुर। अगले फिर गौरी भाई पाली। तो दो गौरी भाई भी, एक बीकानेर से और एक कहां से? पाली। उसके बाद जमीला बानो जोधपुर, जमीला बानो जोधपुर। लास्ट वाले दो नाम बोलो। बन्नो बेगम और बतूल बेगम, क्या क्या नाम है? जयपुर, जयपुर। अब सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट के स्टार लगाओ। सबसे फर्स्ट कौन? अल्लाह जिलाई भाई। सबसे लास्ट कौन? आज घर पे जाके इन दोनों के बारे में 50-50 शब्द लिखोगे। अल्लाह जिलाई बाई के बारे में और बतुल बेगम के बारे में। चलो अगले लिखो मांगनी आर्ट्स, अगली लोक गायन शैली।
अभी देखो मैंने व्यावसायिक गीत बताए थे, उनमें व्यावसायिक जातियां बताई थी, उन जातियों में क्या नाम लिखवाया था? मांगणियार। इसका मतलब मांगणियार एक जाति है। उनके द्वारा जो लोक गायन शैली विकसित की गई वो कौन सी हो गई? मांगणियार। ज्यादातर ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में रहते हैं, तो इलाका कौन सा हो गया? जैसलमेर बाड़मेर। लिखो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर एरियाज, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर एरियाज मांगणियार जाति के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मांगणियार कम्युनिटीज, मांगणियार जाति के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मांगणियार कम्युनिटीज, मांगणियार जाति के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ मांगणियार कम्युनिटीज, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। लिखो वाद्य यंत्र, कमायचा और खड़ताल। कौन कौन से बताओ देखिए? कमायचा और खड़ताल। कमायचा और खड़ताल। प्रमुख कलाकार लिखो। क्या क्या नाम बताओ देखिए? साकर खां, सदीक खां, अनवर खां। पहला नाम क्या लिखा है? कमायचा बजाते थे, तो साकर खान के नाम के आगे लिखो कमायचा वादक, कमायचा प्लेयर, कमायचा वादक, कमायचा प्लेयर। कौन हुए अच्छे कमायचा प्लेयर बताओ? साकर खां। दूसरे कौन है? सदीक खां। खड़ताल बजाते थे, लिखो खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल। इन तीनों के बारे में भी जाके आज पढ़ना थोड़ा थोड़ा। अगले लिखो लंगा, वही लिखो, सेम ऊपर वाली लाइनें लिखते हैं। जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर एरियाज, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, इन जैसलमेर बाड़मेर एरियाज लंगा जाति के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटीज, लंगा जाति के गायकों द्वारा, सिंगर्स ऑफ लंगा कम्युनिटीज, लंगा जाति के गायकों द्वारा यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल, यह लोक गायन शैली विकसित की गई थी। डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। वाद्य यंत्र लिखो। ये तो वही ऊपर वाला कमायचा लिखना, वापस दूसरा लिख लो एक और, सारंगी। कौन कौन से वाद्य यंत्र हुए बताओ? कमायचा और सारंगी। कौन कौन से बताओ दोबारा? कमायचा और सारंगी। मुख्य गीत लिखो। निम्बूड़ा, कल बताया था मैंने, हम दिल दे चुके सनम वाला। लाद्यो माने काचा काचा पाका पाका निम्बूड़ा। मुख्य गीत लिख लो निम्बूड़ा। एक महिला है, वो प्रेग्नेंट है,
अपने पति को ये बात बताना चाहती है, सीधा सीधा बता नहीं पाती, इसलिए वो कहती है मुझे खट्टी मीठी चीजें ला के दो। अगला लिखो तालबंदी। तालबंदी। अगला कौन सा है? ताल। आपने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी। पढ़ा था आपने? संगीत का जनाजा निकाल दिया था उसने, संगीत पर रोक लगा देता। तो जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई तो सब प्रकार का संगीत बंद हो गया। अपने मथुरा वाले इलाके में कुछ साधु सन्यासी रहते हैं, साधु सन्यासी भजन कीर्तन करते, वो भी एक प्रकार का संगीत है, तो उस पर भी क्या लग गई? रोक। तो मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी राजस्थान की तरफ आ गए, औरंगजेब ने जब रोक लगाई। तो बताओ मथुरा से राजस्थान आएंगे तो किधर आएंगे? भरतपुर, अलवर, यही होगा पूर्वी राजस्थान। कौन सा? तो पूर्वी राजस्थान में उन साधु संतों ने जो कि मथुरा से आए थे, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, जो लोक गायन शैली विकसित की उसका नाम क्या है? देखो, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, जब औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी, व्हेन औरंगजेब पुट बैन ऑन म्यूजिक, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, देन सेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, देन सेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, तब मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासी, देन सेंट्स ऑफ मथुरा रीजन, पूर्वी राजस्थान आ गए थे, केम टू ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान आ गए थे, केम टू ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान आ गए थे, केम टू ईस्टर्न राजस्थान, तथा इस क्षेत्र में एंड इन दिस एरिया, तथा इस क्षेत्र में एंड इन दिस एरिया, उन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी। दे डेवलप्ड दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। कौन सी? तालबद्ध। उन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी। उन्होंने, किन्होंने? कौन से क्षेत्र में? उन्होंने यह लोक गायन शैली विकसित की थी। दे डेवलप दिस फोक म्यूजिक स्टाइल। मुख्य वाद्य यंत्र लिखो। नगाड़ा। नगाड़ा 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 बजा। मुख्य वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नगाड़ा। चार मुख्य लोक गायन शैलियां अपनी, एक मांड जो पूरे राजस्थान में होती है, लंगा मंगनियार जैसलमेर बाड़मेर में, और तालबंदी कहां पर? ईस्टर्न राजस्थान में। अब लिखो संगीत घराने, म्यूजिक घरानाज। एक कोई संगीतकार हुए, उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक राग डेवलप किया ना, एक अलग प्रकार से गाना शुरू किया, उनके चेले ने उसको कंटिन्यू किया, उसके चेले ने कंटिन्यू किया, उसके चेले ने कंटिन्यू किया, लगातार एक सीरीज बन गई। ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं घराना। क्या बोलते हैं? क्योंकि संगीत से संबंधित, इसलिए क्या हो गया? संगीत घराना। तो एक कोई जगह होगी जहां पर वो व्यक्ति होगा, एक कोई व्यक्ति होगा जिसने शुरू किया होगा, एक आगे लंबी सीरीज होगी जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग आए होंगे। यही चीज रहा होगा। तो हम तीन चीज पढ़ेंगे। घराना कौन सा है, उसका फाउंडर कौन है, और उसमें आगे जो उसकी सीरीज में लोग आए थे उनमें कोई डंका आया कि नहीं आया। तो तीन कॉलम बनाओ। घराना, फाउंडर और मेन आर्टिस्ट। घराना, फाउंडर और मेन आर्टिस्ट। पहला लिखो जयपुर। कौन सा घराना है? इसको शुरू करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था भूपत खां।
क्या नाम था? भूपत खां। उनके गीतों को सुन के लोगों का मन रंगीन हो जाता है, इसलिए उनका नाम हो गया मन रंग। क्या नाम हो गया? मन रंग। इसको जो आगे बढ़ाने वाले थे उनमें एक थे मोहम्मद अली खां कोठी वाले, उनके कोठी रही होगी, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? कोठी वाले। लोग उनको कहते होंगे कि मोहम्मद अली खान साहब गीत सुना दो, तो वो कहते होंगे कि आओ कभी। इनके गीत सुन के हर आदमी रंगीन हो जाता है, इसलिए इनका नाम हो गया हर रंग। एक है मन रंग और एक कौन हो गए? हर रंग। तो जयपुर घराना किसने शुरू किया बताओ? भूपत खान। भूपत खान का एक और नाम मन रंग। आगे किसने बढ़ाया? मोहम्मद अली खान कोठी वाले। उन्हें किस नाम से जानते? हर रंग। किस नाम से? हर रंग। चलो बोले आगे उतार लिया। दूसरा घराना लिखो पटियाला। कौन सा घराना है? पटियाला। आप कहोगे सर पटियाला तो राजस्थान में है ही नहीं, आप तो राजस्थान जी के पढ़ा रहे हो, क्यों पटियाला ले आए? पटियाला तो कहां पड़ता है? पंजाब। पर पटियाला घराने वाले जयपुर से गए थे, इसका मतलब जयपुर घराने की क्या हो गई? ब्रांच हो गई। लिखो पटियाला के नीचे जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। वो शुरू करने वाले दो लोग थे। एक थे अली बख्श। क्या नाम था? जिनको लोग प्यार से कहते थे आलिया। एक थे फतेह अली, जिनको लोग प्यार से कहते थे फत्तू। एक तो आलिया और एक है फत्तू। कौन कौन दो है बताओ देखे? आलिया, फत्तू, अली बख्श और फतेह अली। आलिया फत्तू एक बार टोंक के राजा के दरबार में। किसके दरबार में? टोंक के जो नवाब थे उनका नाम था इब्राहिम अली खान। क्या नाम था? और नवाब इब्राहिम अली खान के सामने अली बख्श और फतेह अली ने अपना संगीत सुनाया। इब्राहिम अली खान इतने राजी हुए, उन्होंने कहा अरे यार कितना अच्छा म्यूजिक सुनाया, तुम्हारे म्यूजिक में डिसिप्लिन है, तुम्हारे म्यूजिक में अनुशासन है, उतना ही डिसिप्लिन है तुम्हारे म्यूजिक में जितना आर्मी में होता है। जैसे आर्मी के अफसर होते हैं जनरल और कर्नल, कौन होते हैं? उसी प्रकार तुम संगीत के क्या हो? जनरल और कर्नल। तो इनको क्या उपाधि मिली? किसने उपाधि दी? टोंक के नवाब ने। टोंक के नवाब का नाम था इब्राहिम अली खान। लिखो, इन्हें नीचे लिखना। टोंक के नवाब इब्राहिम अली खान ने, टोंक्स नवाब इब्राहिम अली खान, टोंक के नवाब इब्राहिम अली खान ने, टोंक्स नवाब इब्राहिम अली खान, टोंक के नवाब इब्राहिम अली खान ने इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। कॉल्ड देम जनरल एंड कर्नल। इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। कॉल्ड देम जनरल एंड कर्नल। इन्हें जनरल व कर्नल की उपाधि दी थी। कॉल्ड देम जनरल एंड कर्नल। किसको उपाधि मिली? अली बख्श और फतेह अली। क्या उपाधि मिली? जनरल और कर्नल। किसने दी? इब्राहिम अली खान। इब्राहिम अली खान कहां के नवाब? और इस घराने के एक मुख्य कलाकार है, उनका नाम है गुलाम अली। क्या नाम है उनका? गुलाम। अगला घराना लिखो अतरौली। अतरौली यूपी में एक जगह पड़ती है। जयपुर वाले यहां से गए थे, तो ये भी कौन से घराने की शाखा हो गई? जयपुर। देखो जयपुर घराने की शाखा, ब्रांच ऑफ जयपुर घराना। इसको शुरू करने वाले थे साहब खां। किसने शुरू किया? साहब खां।
दो मुख्य कलाकार हुए इसके, एक तो थे खैराती खान, एक थे मानतोल खान। कौन कौन है बताओ देखे, खैराती खान और मानतोल खान, दोहरा नाम बताओ क्या कहना। मानतोल खान को कहते हैं रुलाने वाले फकीर, रुलाने वाले फकीर। इनके गीतों को सुन के लोग रोने लग जाते। ब्रेकअप सॉन्ग, अरिजीत सिंह, चन्ना मेरिया, तो जिन जिनको नए नए झटके लगे होते वो रोते होंगे। रुलाने वाले फकीर के नाम से कौन जाने जाते थे, मानतौल खान। कौन से घराने से जुड़े हुए, अतरौली घराना। अतरौली घराना किसने शुरू किया, साहब खान। किसने शुरू किया, साहब। अगला लिखो मेवाती। अगला घराना कौन सा है, मेवाती। शुरू करने वाले थे गग्गे नजीर खान। आगे बढ़ाने वालों में दो व्यक्ति, एक ज्योतिराम और मोतीराम, दोनों एक साथ ही, ज्योति मोती। ज्योतिराम और एक बड़ा नाम हुआ पंडित जसराज। यदि आपने सुना हो किसी ने तो, और नहीं सुना था घर पे जाके सर्च करना इनके बारे में। पंडित जसराज के बारे में जानना जरूरी है। स्टार लगाना पंडित जसराज के। तो पूछे पंडित जसराज कौन से घराने से जुड़े हुए, तो कौन सा घराना, मेवाती। दो और कौन जुड़े हुए, ज्योतिराम और मोतीराम। कौन कौन नाम बताओ। तानसेन जी का नाम सुना, तानसेन। तानसेन का परिवार बाद में अपने जयपुर की तरफ आ गया था, तो उनका घराना है सेनिया। कौन सा घराना है, सेन। चार घराने और लिख लो, कंप्लीट हो जाएगा। सेन, हाँ। ऊपर जाना तुम। अभी उम्र छोटी है, नहीं जाना, तुमसे पहले मैं जाऊंगा। मुझे भी ऊपर ही जाना है, साथ साथ जाएंगे। मैं जाऊंगा तभी तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, बस। लिखो सूरत से हमें ऊपर जाना है। आगे बढ़ाने वाले थे अमृत से। सैनिया घराना किसने शुरू किया, सूरत। ये तानसेन जी के परिवार वालों का घराना था। आगे बढ़ाने वाले मुख्य कलाकार हुए, उनका नाम क्या था, अमृत सेन। एक व्यक्ति वे अल्लाह दिया खां, क्या नाम था। तो उन्होंने घराना शुरू किया, इसलिए घराने का नाम ही हो गया अल्लाह दिया खां का घराना। क्या नाम हो गया, लिखो तो अल्लाह दिया खां। शुरू करने वाले कौन होंगे, अल्लाह दिया खां। लिख लो अल्लाह दिया खां, घराने का नाम खुद के नाम पे कर लिया। आगे बढ़ाने वालों में एक बड़ी सिंगर रही है भाई, किशोरी अमोणकर। बॉलीवुड के खूब सारे गीत गाए। किशोरी अमोणकर कौन से घराने से जुड़ी हुई, लिखो डागर्स।
यह घराना शुरू किया बहराम जी डागर ने। मुख्य कलाकार खाली छोड़ देना, कोई डंका लखन वाला हुआ ही नहीं आगे। कोई घराना नहीं है, घराने अलग होते हैं। डागर घराना कौन सा, किसने शुरू किया बताओ? बहराम जी। ये बहराम जी डागर जयपुर में एक राजा वे राम सिंह सेकंड, कौन राजा वे? उनके दरबारी संगीतकार थे। तो बहराम जी डागर के नीचे लिखो जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। कौन से जयपुर महाराजा के दरबार में? अगला घराना लिखो बीनकार। शुरू करने वाले थे रज्जब अली खां बीनकार। इसमें भी आगे खाली छोड़ना भाई। बीनकार घराना किसने शुरू किया? ये भी जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार थे। ऊपर वाला लाइन रिपीट करो, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार, कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड। एक लिखो रंगीला। शुरू करने वाले थे रमजान अली, उनको सब रंगीले मियां कहते थे।